पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया तो आप विपक्ष में थे और इस बार सत्ता में हैं, तो क्या अंतर है, बदलाव क्या आया है गई सरकार के काम में और इन 9 महीने की सरकार में? लेकिन जब सरकार बदली तो सरकार ने अपने स्तर पर तुरंत कार्रवाई की है। मेवाड़ और वागड़ में बीएपी चरम पे है। बीएपी लगातार 3 विधायक जिता दिए, अब तो सांसद भी दिल्ली पहुंचा लिया। तो क्या आदिवासियों की एक प्रखर राजनीति जो मुखर होकर सामने आ रही है, उससे क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है द सियासी टेबल में। विधानसभा के राजस्थान में चुनाव होने हैं। चुनाव होने से पहले भाजपा, कांग्रेस और तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं। हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम तमाम सारी विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं, जहां पर जनता के जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं, उनसे क्या वो जनता के मुद्दों से कितना अवेयर हैं और क्या जनता के लिए काम करने वाले हैं। इसी कड़ी में हम झाड़ोल विधानसभा सीट पे हैं। झाड़ोल विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार है और यहाँ से जो बीजेपी के विधायक हैं बाबूलाल खराड़ी, वो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राजस्थान के उपचुनाव पर लेकर के, राजस्थान के तत्कालीन मुद्दों को लेकर के, झाड़ोल के स्थिति को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के झाड़ोल विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय नीलम राज जी पुरोहित हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। कैसी चल रही है सरकार सर? सरकार अच्छी चल रही है। 9 महीना हो गए सरकार को बने हुए। सरकार के पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया तो आप विपक्ष में थे और इस बार सत्ता में हैं, तो क्या अंतर है, बदलाव क्या आया है गई सरकार के काम में और इन 9 महीने की सरकार में? विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों हो चुके हैं जी। और दोनों चुनाव का मैनिफेस्टो लेके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा जी। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था जी। उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री की सरकार जी। पूरा काम कर रही है और मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक जी। जो घोषणा जो उसमें की थी जी। घोषणा पत्र में, उन घोषणाओं को लागू किया है और वो धरातल पर भी आ गई है। कि हम देखते हैं कि जब इससे पहले गहलोत सरकार थी जी। प्रदेश में कई सारे सामूहिक दंगे हुए जी। इस प्रकार के माहौल बने जी। और आपस में दो वर्गों को लेकर ऐसे बंद, पत्थरबाजी, ऐसी कई सारी घटना हुई जी। लेकिन जब सरकार बदली जी। तो इस पे अंकुश भी लगा है जी। और यदि ऐसी घटना हुई है तो सरकार ने अपने स्तर पर तुरंत कार्रवाई की है। हम देख सकते हैं पिछले दिनों उदयपुर में घटना हुई थी। जी। एक विद्यालय में आपस में 2 बालक झगड़ पड़े और एक बालक ने एक दूसरे बालक को इसका चाकू को हत्या कर दी। तो सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार भी किया और ये यथासंभव कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसी जनता की अपेक्षा थी उस अपेक्षा अनुसार सरकार ने कार्रवाई की, प्रशासन कार्रवाई की। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है, वैसा बुलडोजर जो देखना जनता चाहती थी वो उदयपुर में चला है। ये मेरा मानना है कि ये सांप्रदायिक का जो फैल रही है उस पर सरकार बड़ा संवेदनशील है और नियमानुसार कार्रवाई कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। और जनता को भी इसका एहसास हुआ है कि सत्ता पलटन हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार एक अच्छा शासन इस प्रदेश में दे रही है, जो हम सभी देख रहे हैं। अच्छा, जनजाति विभाग आपके हिस्से में आया है, यानी कि अपने क्षेत्र के विधायक हैं बाबूलाल जी, उनके हिस्से में जनजाति विभाग आया है, तो क्या आदिवासियों के कल्याण में, उनकी विकास के लिए योजनाओं में क्या तेज़ी आएगी? क्या 5 साल में क्या एक्सपेक्टेशन है? जो आदिवासियों में ये मांग रहती है, अभी तो कुछ नई राजनीति आदिवासियों की शुरू हुई है जिसमें कहते हैं कि आदिवासियों का तो अनदेखी की गई है कांग्रेस बीजेपी की सरकारों में, तो अब ये विभाग आपके मंत्री के पास है, तो इस पे कुछ? निश्चित रूप से हमारी विधानसभा को पहली बार मंत्रालय को मंत्री मिला है जी और कैबिनेट स्तर के मंत्री बाबूलाल जी खड़गे बनाए जी। निश्चित रूप से जनजाति मंत्रालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इस क्षेत्र के लिए। जी। आज से पहले जब भी कोई ऐसा मंत्री बना तो कोई बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ उस साइड के बने जी। अब मंत्री बाबूलाल जी बने तो निश्चित रूप से क्षेत्र की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अपेक्षा पे हम पूरा काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में हो सकता है उस पर काम करने का प्रयास करें। बताऊं कि जो डीएमएफटी का मद होता है आज तक इस क्षेत्र में कोई खर्च नहीं हुआ जी, लेकिन इस बार जब मंत्री बने और माननीय मंत्री महोदय ने पूरी पैरवी की तो लगभग इस विधानसभा के कई सारे स्कूलों में जो कमरे, कक्षा की आवश्यकता थी, रिपेयरिंग की आवश्यकता थी, लगभग 17 से 18 करोड़ रुपया डीएमएफटी मद से बाबूलाल जी से कराया है जी, जिसकी सूची चाहे तो कोई भी देख सकता है। साथ ही पिछले इंटरव्यू में पूछा था सड़कों के बारे में जी,
तो हमने निश्चित रूप से उसको ध्यान में लिया और मंत्री महोदय को अवगत कराया। तो लगभग 17-18 करोड़ रुपए उसमें भी बड़े पूल स्वीकृत हुए। स्वीकृत हुए हैं, जिसका टीएस भी बन गई है और उसकी एफएस जारी हो गई, टेंडर प्रक्रिया भी उनकी हो चुकी है। बारिश का मौसम शुरू होते वो काम भी शुरू हो जाएंगे जी। तो मेरा मानना है कि मंत्री का फायदा मिल रहा है। साथ ही पिछले इंटरव्यू में कहा था शिक्षा, चिकित्सा, ये इस क्षेत्र के बहुत बड़े मुद्दे हैं जी, उसको हमने ध्यान रखा जी। और हमने जब बजट सत्र हुआ, माननीय मंत्री महोदय से चर्चा की कि बजट में हमको कुछ मिलना चाहिए चिकित्सा, उन्होंने सबसे चर्चा की क्या होना चाहिए। हमने कहा कि धारोर मुख्यालय पर एक उप जिला चिकित्सालय हो जाए जी, तो चिकित्सा के कई सारी व्यवस्था हो सकती है जी। तो सरकार ने उप जिला चिकित्सालय की घोषणा भी की, उसके लिए जमीन का आवंटन हो चुका है। अच्छा। हमने कहा कि फलाशय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय भी हो, तो एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई, उसका भूमि का आवंटन हो चुका है और आने वाले समय में वो बिल्डिंग बनेगी, निश्चित रूप से क्षेत्र को फायदा मिलेगा ही। तो ये मंत्री बनने का लाभ जाडोल को हुआ है, निश्चित रूप मंत्री बनने का पहला फायदा हमको मिला है जी। मेवाड़ और वागड़ में बीएपी चरम पे है, बीएपी लगातार 3 विधायक जिता दिए, अब तो सांसद भी दिल्ली पहुंचा लिया। तो क्या आदिवासियों की एक प्रखर राजनीति जो मुकीर होकर सामने आ रही है, उससे क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? निश्चित रूप से मैं नहीं मानता केवल भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है जी, जो दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है जी वोट की दृष्टि से, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं जी कि जो युवा भटक रहे हैं उनको सही रास्ता बताएं, वास्तविकता बताएं और कौन सही और कौन गलत है जी। केवल जाति के आधार पर कोई राजनीति करे जी, ये संभव नहीं है जी। और इस बात को यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं और सबको पता है कि ये नई पार्टी कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, केवल एक एमएलए बना सकती या सांसद बना सकती, ज्यादा उनका कोई वजूद नहीं रहेगा जी। तो जब उनको जिताने के बाद तो कोई काम नहीं होंगे जी, और वो अपनी बात को ठीक ढंग से विधानसभा लोकसभा नहीं उठाएंगे जी, और जब विकास से थोड़ा दूर रहेंगे तो लोग अपना अपने थोड़ा महसूस करेंगे कि हमने कहीं गलती की है जी। हम देखते हैं विधानसभा में जो वोट परसेंटेज था जी, वो लोकसभा में आके वोट परसेंटेज का कम हो गया, कम यहाँ से विधानसभा में 44,000 वोट, विधानसभा में 44,000 वोट पार्टी, लेकिन लोकसभा में आते आते वो वोट आधे तक रह गए। इसका मतलब कहीं ना वापस वोट डाइवर्ट हुआ है जी, और समझ में आया है कि हम कहीं ना गलती कर रहे हैं और ये आने वाले समय और अच्छा करेंगे। और मंत्री आदिवासी जनजाति विभाग के यहाँ से बने हैं जी, तो बराबर आदिवासी के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय इसका कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हम कर पाएंगे। अच्छा, बीजेपी अभी जो सदस्यता अभियान चला रही है तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? सदस्यता अभियान तो 2017-18 में भी चलाया, 10 करोड़ सदस्य बनाए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में जो नुकसान हुआ है, जातिगत राजनीति जो उभर के आई, क्या उससे बीजेपी की जमीन कमजोर हुई है? क्या उसको फिर से मजबूत करने के लिए काम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपना सदस्यता अभियान चलाती है जी, ये कोई चुनाव की दृष्टि से सदस्यता अभियान नहीं होता है जी। हर 5 या 6 साल में सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी करती है। 2017-18 में किया था, लगभग 6 साल हो गए और हर 6 साल में इसके प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य, इसके बड़े लीडर सबको अपनी सदस्यता रिन्यूअल करानी पड़ती है, ये शुरू से है। अच्छा, इसमें प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया था जी। पहले जो 14 से पहले जो सदस्यता अभियान होता था, हमारा एक रसीद बुक आती थी, उसके माध्यम से सदस्यता अभियान होता था। अच्छा, लेकिन अब टेक्निकल युग आ गया है, तकनीकी युग आ गया है, मिस कॉल है, उस मिस कॉल पे हम नंबर डायल करते हैं, 888-4 0 2024 नंबर डालते हैं, मिस कॉल आता है, फिर पूरा उसका फॉर्म खुल जाता है, ओटीपी आती है, उसके माध्यम से पूरा सदस्यता अभियान होता है। ये हमारा प्रधानमंत्री को सदस्यता लेनी है और एक छोटे कार्यकर्ता सदस्य बनना है। और सबका टारगेट है कम से कम 100 सदस्य कार्यकर्ता को बनाने हैं। अच्छा, जो 100 सदस्य बनाएगा वो पार्टी का सक्रिय सदस्य कहलाएगा। अच्छा, बनवाना है। हाँ, अच्छा, हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, उसको कम से कम 100 सदस्य बनाने हैं। 100 सदस्य बनने के बाद उसका सक्रिय सदस्य बनेगा और जो सक्रिय सदस्य होगा वही चुनाव लड़ सकता है, वही पार्टी में पद पर दायित्व ले सकता है। ये सब मैंने अच्छा नया पूरा उसको कुछ नया पूरा प्रक्रिया नहीं बनाई है, शुरू से ये प्रक्रिया है। अच्छा, शुरू से, लेकिन उसका टारगेट आगे कोई 25 थे, कोई 50 तब जाके 100 हो गया, अब 200 कर दिए। अच्छा, राहुल गांधी जी की 2024 में जो जाति वाली राजनीति उन्होंने करी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातियों को अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए, बीजेपी का उससे नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, राजस्थान में भी कहीं से उसका प्रभाव देखने को मिला। क्या जमीन बीजेपी की खिसकी है? कैसे काउंटर करेगी बीजेपी जातिगत राजनीति? राहुल गांधी जी हर बार हर चुनाव में कुछ न कुछ नई बात लेके आ जाते हैं जी।
जिससे उनको लगता है कि अंग्रेजों वाला जो शासन था, फूट डालो राज करो, जी ये जातिगत जनगणना भी अपना आप में फूट डालो राज करो की नीति है जी कि हिंदू समाज को कैसे विघटन किया जाए, कैसे बिखरा जाए, जी उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं। जी कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी, ओबीसी वर्ग हो जाए, ओबीसी की जनगणना अलग करो, सामान्य करो, ब्राह्मण की अलग करो, तो उनको लगेगा कि ओबीसी को हम इतने तादाद में हैं, तो उनकी डिमांड्स बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फिर वही जातिगत राजनीति वापस इस देश में चलने वाली है। लेकिन जनता समझदार है, कहीं गलती करती है, लेकिन जब गलती होती है तो आगे जाके सुधार भी कर लेती है। निश्चित रूप से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अब राज आ गया, मोदी जी के नेतृत्व सरकार चल रही है जी और जिस प्रकार से काम होंगे उससे लगेगा कि इस प्रकार की आवश्यकता देश में है नहीं है। केवल चुनाव के लिए वो बात करते हैं, चुनाव के बाद चुप हो जाए। जी ओबीसी की राजनीति उन्होंने चुनाव तक की थी, लोकसभा बात की थी, उसके बाद ओबीसी की बात करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार की बात वो करते रहते हैं कि उनके पूरे परिवार की पूरे से फितरत है कि किसी प्रकार राज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए। कांग्रेस ने एक ज्ञापन दिया पूरे देश में, हर तहसील मुख्यालय पे, कि बीजेपी के एक नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर के कुछ टिप्पणियां की, अभद्र भाषा का उपयोग किया। ये क्या राहुल जी का बीजेपी जानबूझ के अपमान कर रही है और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है, इसलिए बीजेपी राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पार्टी में अलग अलग नेता होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है। वो कोई पार्टी के अधिकृत बयान नहीं थे, किसी एक व्यक्ति की सोच बात हो सकती है जी। पार्टी का जो पैनलिस्ट होता है उसने ऐसी बात नहीं की कभी भी। लेकिन आप देखो कि हमारे नेता मोदी जी हैं जी, स्वयं राहुल गांधी कितनी बार उनके ऊपर आरोप लगाए इस प्रकार की, कितनी गालियां दी है जी। हमने अब वैसा नहीं कहा, उनकी बात अब कह देते हैं। मोदी जी स्वयं ने कहा कि राहुल गांधी को भी कहा था 6 महीने बाद मोदी जी की जूत पाएंगे, ऐसा भी कहा था। और मोदी जी संसद में कहा है कि 6 महीने मेरे को पूरा कसरत करनी पड़ेगी जूत खाने के लिए। तो उन्होंने इतना तक कह दिया है। जो इतना बड़ा नेता है, वो देश के प्रधानमंत्री, जो इतने बड़े दायित्व पद पर बैठा हुआ है, उसके लिए भाषा इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार किसी बड़े नेता ने बात नहीं, किसी कार्यकर्ता ने या किसी नेता ने कह दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस बात का भी समर्थन नहीं किया है जी, जबकि विरोध किया होगा पार्टी के लोगों ने। आपने ठीक नहीं कहा, पार्टी ने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा राहुल गांधी को सही है। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी जी ने कितनी बार कहा, इस बात को भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। और उनको लगता है कि हमारा राजकुमार को लेकर इसलिए ज्ञापन देना चले जाते हैं। अच्छा, इस प्रकार राजनीति कांग्रेस में चलती रहती है। उनको ऐसी कोई लोकप्रियता से भारतीय जनता डर के इस प्रकार बात नहीं कर रही है। अच्छा, ये केवल कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं, ज्ञापन देके हमारी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी। लोकप्रियता क्या बढ़ी? 99 सीट आई है, और चाहे कितने में से आई सबको पता है, 543 99 आई है, कोई 100 में 99 नहीं आई है। नहीं, पर राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष को लगता है कि बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति 2014 के बाद कर रही थी, जो राइजिंग हो रही थी बीजेपी की, हर स्टेट में सरकार बनना, केंद्र में 2 बार सरकार रिपीट हो गई, तो इस बार जो उन्होंने पॉलिटिक्स की उसके बाद बीजेपी कम से कम बहुमत से दूर रह गई। तो उनको लगता है कि ये काट मिल गई बीजेपी की, इनको राहुल गांधी जी को जो जाति की राजनीति है वो काट मिल गई। तो बीजेपी इसको काउंटर कैसे करेगी आने वाले टाइम में? जातिगत जनगणना का अगर वो मुद्दा उठाते हैं तो जो बैकवर्ड कास्ट है उसको तो लगता है ना कि सही बात कर रहे हैं कि जितने मेरा जनसंख्या है उसे हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। संविधान में, कानून में सबका हिस्सा बराबर दे रखा है, जितना जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, जिस स्थिति में सबको दे रखा है। अलग से वो ये कहना चाह रहे कि ओबीसी की अलग जनगणना हो तो उसका परसेंटेज भी साझा मिले। जितना आरक्षण प्रावधान है सबको, आरक्षण हर चीज़ में, चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी भी वर्ग में हो, सबको बराबर आरक्षण मिल रहा है। लेकिन वो, मैं पहले कहा था, केवल वो इस बात को इसलिए बार बार फैला रहे हैं कि हिंदू समाज में टूट हो जाए, फूट हो जाए, टूटन हो जाए और बिखरा हो जाए, जिससे हिंदू समाज एक नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे। हर एक समाज को अलग अलग करना चाह रहे हैं। आज एसटी वालों को कह रहे हैं कि हम एसटी हैं, आदिवासी कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, एससी वर्ग में इस प्रकार की बातें होती है जी। तो आपके ओबीसी को इस प्रकार से अलग करना चाहते, जिससे उनको लगता है कि जो हिंदू समाज जो है वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसको किस प्रकार से उसको दूर किया जाए, केवल उसको तोड़ना, ये उनकी राजनीति है। अच्छा, देना कुछ चाहते देते तो वो उनके भी इतने साल तक राज रहा था। हाँ। उन्होंने कहा ओबीसी अलग से जनगणना करवा दी। हाँ। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इतनी सरकार रही थी, उन्होंने कब ऐसा किया था? क्या ओबीसी की आज ही पैदा हुई इस देश में मोदी राज में? उससे पहले भी तो राज था, उसमें कितनी बार जनगणना ऐसे करा दी। अगर कुछ देना चाहते वो दे देते थे, लेकिन केवल उनको लग रहा है कि हम इस माध्यम से सत्ता तक पहुंच जाए, किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस पे नुकसान करवा के हिंदू वोट बैंक को आपस में बांट के
हम वहां तक पहुंच जाए, केवल सत्ता को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। बाकी किसी प्रकार के जो संविधान नियम कानून है उस हिसाब से मिल पाएगा, अलग से क्या दे पाएंगे। जी। अच्छा, बुलडोजर एक्शन की आपने बात की कि उदयपुर में बुलडोजर चला दिया, तो विपक्ष ये सवाल करता है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो नीति जो है वो सही नहीं है, मतलब कानून संगत नहीं है, नियम सहित नहीं है। आप किसी का घर में एक अपराधी है तो पूरा घर गिरा दें, ये न्याय संगत नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको, बुलडोजर एक्शन सही है गलत है? बुलडोजर वहां पे चला है जहाँ पे अवैध रूप से वो लोग निवास कर रहे हैं, जी चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, अवैध रूप से निवास करे, उसके बाद इस प्रकार के कृत्य जी जिससे समाज में इस प्रकार की घटना हो रही है, इस प्रकार सब चीज देखने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो वो तो अवैध निर्माण हटाना एक सतत प्रक्रिया है जी। इस प्रकार की कार्रवाई तो पहले से होती रही है। केवल और केवल बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि इस सरकार ने मुसलमानों घर गिरा दिए। जी क्या उदयपुर में सभी मुसलमान घर थोड़ी गिराए? हाँ जिसने ऐसी घटना की, जी, जिसने कृत्य किया, जी। ऐसे लोगों के घर गिराए, कार्रवाई हुई। बाकी मुसलमान तो बहुत तादाद में दूर रह रहे हैं। जी पूरी कॉलोनी बसी, पूरी कॉलोनी खत्म थोड़ी की। जी जिसने इस प्रकार घटना की, इस प्रकार घटना में लिप्त थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो होना स्वाभाविक है। जी। जब तक चोट नहीं पहुंचेगी तब तक आदमी सुधरेगा नहीं, जी। ये नीति है। अच्छा, अब झाड़ोल की राजनीति पे आते हैं, तो मंत्री जी हैं, अभी तो ताकत है, सत्ता है, केंद्र तक सत्ता है, क्या क्या काम विकास के प्रस्तावित हैं झाड़ोल में? हमने बैठ के बात की, इस क्षेत्र में पहले भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे क्षेत्र आज भी कई सारी ऐसी चीज़ों से दूर है। कुछ डिमांड मैं आपको बता दूं अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जी। एक तो देखिए, मैंने सर्वे किया, लोगों से बात की, तो समस्या निकल के आई। मैं बता दूं, हो सकता है मंत्री जी से कहें और सोल्व हो जाए लोगों की। एक तो डैया नालवा वाला रोड है, उसकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो संभवतः अगर संभव हो तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, एक भाड़ेर में बिरूठी ओड़ा का जो रोड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पिछले इंटरव्यू में मैंने इसके लिए सवाल पूछा था, आपने कहा था इसको हम वो जल्दी ठीक कराएंगे। एक डिमांड ये है, और एक डिमांड ये है कि पानरवा से रोडवेज बस जो है, अभी एक हालांकि चालू हुई है, भाड़ेर क्षेत्र से होती हुई उदयपुर से आए। लोगों की डिमांड है कि 2 गाड़ियां अगर इसमें अवेलेबल हो, एक उदयपुर से आए और एक यहाँ से उदयपुर जाए, तो लोगों को सुविधा होगी। एक नेशनल हाईवे बांसवाड़ा स्वरूपगंज जो प्रस्तावित था, ये तो पास हो गया, ईडर से उदयपुर ये पास हो गया, लेकिन इसमें काम नहीं हो पाया। अगर इसमें भी अगर हो पाए। तीसरा, एक झाड़ोल, कोटड़ा और फलाद से 3 मुख्यालय हैं, वहाँ पे आरओ वाटर, कूल वाटर, जैसे कि जो डूंगरपुर में देखा हमने, उदयपुर में बस स्टैंड पे है, ऐसा कोई वाटर कूलर लगे तो लोगों को पानी पीने की अच्छी सुविधा हो, आरओ वाटर हो और कूल वाटर हो। ये कुछ डिमांड लोगों की निकल के आ रही है, तो क्या मंत्री जी से आप बात करके इसको कराने का आश्वासन देते हैं? दैया और दैया से नालवा, दैया से नालवा जिस सड़क आपने बताई जी, उसके लिए बजट भी स्वीकृत हो गया है जी, टेंडर भी लग गया है और टेंडर हो चुका है। जी, लेकिन डीएमएफटी मद से वो पैसा आया है जी, और शायद 22 के बाद वो डामरीकरण हो जाएगा, जी, ऐसा मैं मानना है। उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, एक आपने बिरोटी वाला बताया था, जी। वो हमने मंत्री जी को बताया है, उन्होंने कहा निश्चित इसको पूरा करेंगे। एक हमने ये माओवाड़ी का घाटी से लेके ओगना वाला, ये छूट गया था, ये भी हमने इसमें ले लिया है, सर्वे कर दिया, इसकी डीपीआर जो बननी थी बन गई है। एक मादला प्यूलवाड़ा से लेके फलाचा रोड भी इतना खराब है, अच्छा, उसको भी हमने 5.5 मीटर के लिए बोला है, उसको भी मंत्री ने यस किया, इसको अपन करेंगे। जी, तो सब जानकारी और आपने सर्वे की, ठीक है, अच्छी सर्वे है, जी, जी, और हमको भी इस पे पूरा ध्यान है, जी, तो निश्चित रूप से सभी सड़कें ठीक होगी। एक आपने परिवहन निगम की बस के लिए बताया, एक बस पहले चलती, एक बस और मैं भूल गया, एक बस पहले चलती थी, शायद बंद हो गई, अतकालिया कंथारिया उदयपुर, ये बंद हो गई है। इसको भी शायद जनता की डिमांड है कि चले तो लाभ निश्चित होगा। रूप से अभी आपने बजट में देखा होगा, सरकार ने बात भी कही थी, हम इतनी नई बसें खरीदेंगे जी, परिवहन विभाग के लिए। जी, जब बसें खरीदेंगे तो निश्चित रूप से कुछ पैसे इस विधानसभा को मिलेगी जी, और मंत्री का फायदा निश्चित मिलेगा। एक हम आवश्यकता वास्तव में हर क्षेत्र में बस चल जाए, एक बस एक्स्ट्रा और वहाँ से पाना चल जाए, हाँ, तो लोगों को उसमें सुविधा मिल जाएगी। जी, जी, और आपकी ये बात जो सर्वे की है वो मंत्री से बात करेंगे और बताएंगे। एक आपने आरओ वाटर को बोला है, आरओ वाटर तीनों मुख्यालय पे, कम से कम मुख्यालय पे, देखो पंचायत लेवल हो तो अच्छा, मुख्यालय पे तो कम से कम हो। मंत्री जी ने 5-7 दिन पहले इस बात को कहा था जी, कि बस स्टैंड में पानी की क्या क्या व्यवस्था है, जी, उससे हमने अवगत भी कराया। आरओ वाटर हो सर, वो प्लास्टिक टंकी लगा के वो गंदा पानी नहीं पीना चाहते लोग। ट्यूबवेल के लिए बोला, ट्यूबवेल स्वीकृत होने के बाद आरओ वाटर भी उनके मत से लगवाने, पूरा एमएलए फंड आया उसमें लगवा देंगे आरओ वाटर, जी, कोई बात नहीं। जी, ठीक है।
एक पांचवी अनुसूची, ये बीएपी की जो राजनीति है, पांचवी अनुसूची जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो जंगल को लेकर के अभी एक टाइगर रिजर्व जो पार्क बनाने की बातें हैं, देश में 15 जगह पास हुआ है, उसमें ये जो फुलवारी की नाल है यहाँ पे टाइगर रिजर्व पार्क आ रहा है। तो इसको लेकर के लोगों का विरोध है कि टाइगर रिजर्व पार्क बनेगा, यहाँ पे शेर चीते आएंगे तो हमारे घर उजड़ दिए जाएंगे, विस्थापित होंगे, और इसके ऊपर ही अभी अभी बाघ के ज़्यादातर हमले की जो घटना है वो सामने आ गई। तो क्या इससे टाइगर जो पार्क बनना है इसमें कुछ दिक्कत आएगी या फिर सरकार इस पर पुनः विचार करेगी? टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा हुई है जी और वन्य जीव को रहने के लिए उनका जगह चाहिए जी जिस प्रकार से मानव को अपना घर चाहिए, उनका भी अपना अपना आश्रय घर चाहिए। जी। और मेरे हिसाब से जो लोग बहुत ज़्यादा जंगल में बसे हैं उनको कहीं ना उसमें नुकसान हो रहा होगा। बाकी जो आबादी क्षेत्र में उनको नहीं, पर सर अभी देखिए ना कितनी घटनाएं सामने आई लोगों को, मतलब इंसानों को अगर वो शिकार बनाने लगेंगे तो लोग तो आदिवासी जो हमारा भाई बहन है वो तो जंगल पे ही निर्भर है। निश्चित रूप से घटना बड़ी दुखद है, इस प्रकार की घटना घटी है, हम सबकी संवेदना उन लोगों तक है, उसके परिवार तक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भी जंगल में बहुत आगे तक चला गया रहने के लिए जी। और जब उसको शिकार नहीं मिलता है उस प्राणी को तो कुछ न कुछ ऐसा घटना होती है। विभाग पूरे मनुष्य के साथ लगा हुआ है, ऐसी घटना घटित न हो, पिंजरे भी लगा रहे हैं, कैमरे भी लगाए हैं और इस प्रकार घटना आगे से नहीं होगी। लेकिन जो टाइगर रिजर्व की बात है तो पहले सरकार उन लोगों को सेटल करेगी, उन लोगों को विस्थापित करेगी, उनकी व्यवस्था करने के बाद ऐसा कुछ। अच्छा, उनको मुआवजा मिलेगा, व्यवस्थित व्यवस्था करने के बाद ऐसा कुछ होगा। अच्छा, क्योंकि अब कोई बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे सड़क हो, चाहे कोई बहुत बड़ा डैम हो, पहले सरकार उनकी व्यवस्था करने के बाद आगे बढ़ती है। और निश्चित रूप से घर छूटता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि मेरा आशा न उजड़ रहा है, टूट जाऊंगा, तो विरोध तो होता है। यदि बहुत ज़्यादा ऐसा मामला होगा कि बहुत सारे लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं तो माननीय मंत्रियों से बात करके सरकार तक बात पहुँचाएंगे, इसमें कुछ तो कुछ संशोधन करें। अच्छा, पांचवी अनुसूची की मैंने बात की कि बीएपी के लोग जो है वो कहते हैं कि पांचवी अनुसूची लागू नहीं होती जमीन पे, उसको लागू होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या सोचते? चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी, जो भी इस प्रकार की बातें कर रही हैं कि इस प्रकार के लाभ आदिवासी को मिलने चाहिए, मैं बताऊं कि देश आज़ाद 1947 में हुआ जी, और केंद्र में जनजाति मंत्रालय कब स्थापित हुआ जी? उससे पहले 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजाति मंत्रालय लागू किया। मंत्रालय सबसे पहले उस समय लागू हुआ था, उससे पहले कोई जनजाति मंत्रालय था ही नहीं। हाँ। तो इस फर्क की सबसे बात किसने की? इस बात को उठाने वहां तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, केंद्र तक बात पहुंचे, उसके अलग से मंत्रालय की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। अब भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे जी, तो पहली बार आदिवासी और सब समाज को उसमें रिजर्वेशन मिलकर चुनाव हुए थे जी। उसके बाद हमारे क्षेत्र में आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र विधानसभा झाड़ोल इसमें और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल्य, उसमें जो अध्यक्ष पद है, चाहे सरपंच प्रधान हो, वो सभी पद आरक्षित आदिवासी के लिए। तो आदिवासी के लिए काम किस पार्टी ने किया? कांग्रेस ने ऐसा कभी सोचा नहीं जी। कांग्रेस ने केवल बड़े लोगों को चुनाव लड़ा होगा, सरपंच प्रधान बना दिया होगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को, आदिवासी व्यक्ति को यदि सरपंच बनने का, प्रधान बनने का किसने अधिकार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे शेखावत हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है। बीजेपी पे धर्म की राजनीति का आरोप बहुत लगता है। अब बीएपी वाले कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं है, मतलब आदिवासी हिंदू है नहीं, और धर्म की राजनीति का आरोप तो बीजेपी पुराना लगता है कि बीजेपी जो है वो केवल धर्म की राजनीति करती है, काम की बात करती नहीं है। तो धर्म जो है वो आपके लिए क्या है? क्या होता है धर्म? सभी व्यक्ति का अपना धर्म होता है जी। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस प्रकार धर्म होता है, किसी के धर्म का व्यक्ति अनुयायी होता है, उसका धर्म वो उस धर्म को मानता है जी। जिस धर्म पैदा होता है उस धर्म को मानता है, उसके देवी देवता को मानता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है जी, और हम इस समय बैठे हुए हैं जी। आज इस क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में गौरी चल रही है जी, और गौरी चल रही है और सभी आदिवासी उसमें भाग ले रहे हैं जी। तो क्या वो हिंदू नहीं है? वो गोरजा माता, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, माता गौरी की पूजा कर रहे हैं, माता की पूजन कर रहे हैं, भोपा जी, ये सब है। तो क्या हिंदू परंपरा नहीं है जी? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? केवल कुछ लोग, केवल वही वापस कह रहा हूँ कि वोट बैंक की राजनीति करने, कैसे इसको अलग किया जाए हिंदू समाज से, किस प्रकार से राजनीति को स्थापित किया जाए, इसलिए बातें करते हैं।
मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके परिवार में कभी शादी हुई होगी, जी। कभी ऐसे मौके होंगे, क्या वो हिंदू रीति रिवाज हुए कि नहीं हुए, पहले उनकी जांच वो कर लें। उन्होंने सब शादी की है तो किस रिवाज से की है, कौन सी प्रथा से की है, क्या हिंदू प्रथा से उन्होंने शादी नहीं की है, उनके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो किस धर्म के हिसाब से होते हैं, इस बातों को देखें। और जनता सब समझ रही है, धीरे 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 एक मोमेंट आता है, उसके बाद जब कोई व्यक्ति उसमें सोचता है, समाज सोचता है, धीरे धीरे और उसमें परिवर्तन आने लग जाता है। बीजेपी का क्या भविष्य देखते हो आप? क्या भविष्य है बीजेपी पार्टी? उनका तो अनुमान है कि 2028 में वो 10 से ज़्यादा विधायक विधानसभा में पहुंचा देंगे। ना, कहाँ से 10 से ज़्यादा विधायक, कौन सी विधानसभा लड़ेंगे, क्या करेंगे? अभी भी ठीक है जीत गए, लेकिन आने वाले समय में आप देखना कि जिस प्रकार से पार्टी बटी उस प्रकार से धीरे धीरे, हमने कभी कम्युनिस्ट को देखा था इस क्षेत्र में जी, जो बड़ी टक्कर में थी कम्युनिस्ट हमारी इस विधानसभा में जी। लेकिन आज वो पार्टी कहाँ गई, कम्युनिस्ट नहीं स्थापित हो सकी, क्योंकि विचारधारा कुछ समय तक चलती है। मतलब जेकर जब तक कुछ समय लोग उससे जुड़ते हैं, लेकिन जब लोगों को लगता है कि ये किसी केवल उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं जिससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है जी, और जब उनको लगता है कि इससे हमको विकास की धारा में हमको जोड़ नहीं पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, ये कुछ बन नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे 16,000 वोट किसी ज़माने में 89 में जब भखरा भाई चुनाव लड़े थे और मात्र 271 से वोट हारे थे, तब नेक टू नेक चुनाव लड़ा था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के इतने वोट थे, लेकिन आज बहुत कम वोट आ गए। इस प्रकार से बाप पार्टी यही है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा और हम इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जागरूक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी नेताओं का आप बात करो, अपनी उनकी बात सुनो और फिर अपनी बात को, तो हम इस पर काम कर रहे हैं और हम हर जगह जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी ने 44,000 वोट विधानसभा 23 में चुनाव में लिए और कांग्रेस ने लगभग 72,000 के आसपास वोट लिए और बाबूलाल जी जो है वो 75-76,000 वोट पाए। तो यानी कि बीजेपी का वोट तो कम हो गया 2018 से 2023 में। अगर आप देखें तो 10,000 वोट बीजेपी को कम मिला है, जबकि वोटर तो इन 5 सालों में बढ़े। तो बीजेपी को वोट मिल गया, कांग्रेस बीजेपी के 44,000 वोट लेने जाने के बावजूद भी इतनी मजबूत दड़ोल में है। ये क्या आपको लगता है कि बीजेपी का वोट शायद कम हुआ? क्या कारण लगता है आपको? कैसे इसको मैनेज करेंगे? वोट परसेंटेज कांग्रेस की भी कम हुआ है, हमारा कांग्रेस का तो कम हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी को 44,000 वोट लेने के बावजूद कांग्रेस अपने दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है जी। कांग्रेस को ज्यादा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कम हुआ है। हमारा कुछ फलाशा क्षेत्र में हमारे कुछ वोट डाइवर्ट हुए हैं जी, लेकिन बाकी आप कोटा और जालोर क्षेत्र में तो ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं कर पाए। अच्छा, जाडौल विधानसभा के जनता को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई प्रॉमिस करना चाहें कि 5 साल, अभी 4 साल और हैं सरकार चलेगी, तो जो क्या क्या काम करवा ही देंगे आप? वापिस आपको जवाब ही देना पड़ेगा, जब अगर जो बताएंगे वो काम 5 साल में होने भी चाहिए। मैं मेरे क्षेत्र की जनता से ही कहूँगा कि जिस अपेक्षा के साथ आपने इस चुनाव में दोनों चुनाव भाग दिया, लोकसभा विधानसभा में बाबूलाल जी खराड़ी को जिताया, मंत्री बनाया, मन्ना लाल जी को सांसद बनाया, दोनों सरकार बनी है और जिस प्रकार के वादे हमने आपसे किए हैं इस जनता से, उसे भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और सतत आपके जनता के बीच में रहकर सभी काम करने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय लगेगा 4 साल बाद निश्चित रूप से काम हुआ है। जो जनता की सोच अपेक्षा खरा उतरने का प्रयास करेंगे, चाहे सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, जिस प्रकार की व्यवस्था है उसको काम करने का प्रयास करेंगे। और ये तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव के कारण कुछ काम लेट हुआ है, लेकिन अब समय मिला है, इस पूरे 4 साल में भरपूर काम करेंगे और माननीय बाबूलाल खड़े से पूरा प्रयास करेंगे कि मंत्री महोदय से बहुत सारे काम विकास के क्षेत्र में हो, जिससे लगे कि एक मंत्री बने और विधानसभा विकसित से विकासशील से विकसित विधानसभा बन जाएगी, सम्मानते जी। तो आज जाडौल विधानसभा सीट में हम थे, हमारे साथ जाडौल के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मंडल के वो थे, सरकार है राज्य में, केंद्र में, अपने क्षेत्र से विधायक जो है वो कैबिनेट में मंत्री हैं, तो डेफिनेटली ताकत तो है अभी इनके पास। अब जनता के जो काम है, जो हमारे सर्वे में जो था, जो डिमांड थी लोगों की, हमने बताई है सर को और सर ने प्रॉमिस किया है कि ये होगा। एक तो सर वाटर प्लांट तीनों मुख्यालय पे, कम से कम मुख्यालय पे, बड़े गांव भी, बहुत बड़े बड़े गांव भी हैं, वहाँ तो हो ना हो, लेकिन मुख्यालय पे तो कम से कम हो। 2-4 सड़कें जो हैं वो, और बाकी आपके जो काम प्रस्तावित हैं वो सारे काम होंगे, ऐसा सर ने प्रॉमिस किया है। तो सर बहुत धन्यवाद, आपने आज जो समय दिया इसके लिए। धन्यवाद आपका। और फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले वीडियोस में आपने बहुत सारा प्यार दिया, कई सारे व्यूज़ आए, लेकिन सब्सक्राइब आप चैनल को नहीं करते हैं तो अगला वीडियो शायद ना मिले, इसलिए अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हमारा चैनल आपकी आवाज़ ऐसे ही उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।